नमस्कार साथियों। कॉलेज लेक्चरर यूजीसी नेट और स्कूल व्याख्याता के लिए जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जा रहा है उसका आज पहला दिन है और आशा करता हूँ ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यूजीसी नेट में हालांकि विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाता, इसलिए उनके लिए भारतीय इतिहास की सीरीज अलग से शुरू की जाएगी, अलग से उनका बैच शुरू किया जाएगा। लेकिन कॉलेज लेक्चरर लेवल पे अगर अपने भारतीय इतिहास की बात करें या विश्व इतिहास की बात करें तो एक हाई लेवल पर पूछा जाता है। और आज की जो पहली क्लास शुरू की जा रही है, जो नया बैच शुरू किया जा रहा है, उसमें अपने सबसे पहले विश्व इतिहास को कंप्लीट करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं विश्व का इतिहास। और आज का अपना पहला ही टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण की बात करें तो उससे पहले अपनी बात करनी होगी रोमन सभ्यता की, क्योंकि इटली प्राचीन काल से यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र माना जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन गौरवमयी सभ्यता ने भी जन्म लिया जिसे कहा जाता है रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता जब अपने उत्कर्ष पर थी, जब अपने यश और गौरव के साथ थी, तो इस रोमन सभ्यता के मुकाबले में यूरोप के किसी भी राष्ट्र में कोई अन्य सभ्यता नहीं थी। यानी प्राचीन काल से इस रोमन सभ्यता ने यूरोप के अनेक महान राष्ट्रों के समक्ष अपनी महानता प्रदर्शित की थी। रोमन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था रोम, और ये जो रोम है ये इटली में मौजूद था, मध्य इटली में मौजूद था। इटली का एकीकरण अपने बात करेंगे 1815 से 1870 तक, और 1815 तक आते आते इस रोमन सभ्यता का पतन हो चुका था। लेकिन इस रोमन सभ्यता के अवशेष अब भी इटली में मौजूद थे। और अपने पुनर्जागरण काल में भी पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप में इटली में हुआ था, और इटली में होने के पीछे अनेक कारण अपने लिखे थे, जिसमें एक कारण ये भी था कि प्राचीन रोमन सभ्यता के खंडहर आज भी इटली में मौजूद थे। इन प्राचीन अवशेषों को देखकर इटली वासियों के मन में अपने प्राचीन यश और गौरव प्राप्त करने की एक आकांक्षा अभी भी मौजूद थी। और इटली वासी चाहते थे कि जो प्राचीन गौरव रोमन साम्राज्य के समय हमारा था, वो प्राचीन गौरव हमें वापस मिले। इस समय अगर अपने रोम की बात करें तो ईसाई धर्म का एक सर्वोच्च अधिकारी पोप, और इस पोप के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का केंद्र रोम था। इटली में जो रोम नगर मौजूद था, ये रोम पोप के आर्थिक कार्यों का प्रमुख केंद्र था, और इसी पोप में कैथोलिक धर्म की प्रमुख आस्था थी, ईसाई धर्म की मुख्य आस्था इसी धर्म में थी। अपने अगर बात करें इटली के एकीकरण की, तो इसमें अपने इटली के भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक भौगोलिक स्थिति का पूरी तरह से अपने विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक इटली का एकीकरण नहीं समझ सकते। और अगर अपने भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इटली नगर 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ था, और यूरोप के साथ जुड़ाव इसका मात्र एक ही दिशा से होता था, जो कि उत्तरी दिशा से। यह था, हालांकि इतना साफ मानचित्र नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी बोर्ड पर जिस तरह से अपने इटली के प्रमुख राज्यों की बात करेंगे, इटली की भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे, तो वो एक अच्छा यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर अगर अपने बात करते हैं तो एक राज्य था सेवाई, और इसी के नीचे एक और राज्य था नीस। अपने बात करें इटली की उत्तर दिशा की, और यूरोप के साथ एकमात्र जुड़ाव इसी उत्तर दिशा से था, और इसी उत्तर दिशा में आल्प्स पर्वत था। आल्प्स पर्वत के माध्यम से यूरोप के साथ इटली का
जुड़ाव था, बाकी 3 ओर से पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ एक देश था। नीस और सेवाई और इन दोनों की सीमा लगती थी फ्रांस के साथ। दूसरी ओर इसका एक प्रमुख पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया। और मुख्य रूप से अपने इटली के भौगोलिक विशेषताओं में अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो 2 प्रमुख देश थे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। इसके अलावा यूरोप के अन्य देश इस उत्तरी दिशा में थे। नीस और सेवाई की सीमा फ्रांस के साथ मिलती थी। उसी तरह एक क्षेत्र था लोम्बार्डी और एक क्षेत्र था वेनेशिया। ये अपनी सीमा बनाते थे ऑस्ट्रिया के साथ। एक यहां पर और क्षेत्र था जिसे कहा जाता था पीडमांट, और इसी पीडमांट के साथ मिलता था जेनेवा। यहां पर मध्य इटली के कुछ राज्य जैसे परमा है, मेडोना है, इसके अलावा टस्कनी है। इसी प्रकार ये जो जितना भी क्षेत्र होगा, क्योंकि अपने बात करेंगे यहाँ पर एक टाइबर नदी भी बहती है और यहाँ पर प्रमुख केंद्र रोम मौजूद था, और ये जितना भी क्षेत्र है इसे कहा जाता था पोप का क्षेत्र। इसके अलावा जो दक्षिणी इटली के भाग है यहाँ पर एक प्रमुख राज्य था नेपल्स, और इस नेपल्स के साथ एक जलडमरू के द्वारा जुड़ाव होता था सिसिली का। इसके अलावा एक अलग टापू सार्डिनिया था, और एक यहाँ पर और द्वीप था जिसे कहा जाता था कोर्सिका द्वीप। हालांकि इटली के एकीकरण से इस कोर्सिका द्वीप का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रांस की क्रांति जब पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, और उसका जन्म स्थान अपने पढ़ते हैं कोर्सिका द्वीप। और ये पहले इटली का भाग था, लेकिन नेपोलियन का जन्म होता है 1869 में। उसके बाद उससे 1 साल पहले फ्रांस ने इसे खरीद लिया था। तो ये था पूरा इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति में ये प्रमुख राज्य थे। इसके अलावा छोटे बड़े अन्य राज्य भी इसमें शामिल थे। सेवाई और नीस की सीमा मिलती थी फ्रांस के साथ। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के साथ था। इसके अलावा पीडमांट है, जिनेवा है, परमा, मेडोना, टस्कनी और पोप का क्षेत्र, ये सारा का सारा स्थित था मध्य इटली में। और दक्षिण इटली में नेपल्स और सिसिली मौजूद था, और एक कटा हुआ द्वीप और था जिसे सार्डिनिया कहा जाता था। ये पूरी इटली की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो थी। इसके बाद अपनी बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की, क्योंकि इटली के एकीकरण में फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस की क्रांति शुरू होती है 1789 में, और 99 तक इस फ्रांस की क्रांति का समय माना जाता है। और इस फ्रांस की क्रांति की अपने बात करें तो 3 चरणों में ये क्रांति सफल होती है, जिसका अगर तीसरा चरण देखें तो वो माना जाता है अक्टूबर 1795 से लेके और अक्टूबर 1799 तक। ये जो इतना समय है इसे माना जाता है क्रांति का तीसरा चरण। और इस क्रांति के तीसरे चरण में फ्रांस में शासन व्यवस्था संभाली जाती है एक डायरेक्टर मंडल, या इसी को कहा जाता है संचालक मंडल। फ्रांस की क्रांति 3 चरणों में संपन्न हुई थी। इसका जो तीसरा चरण है अक्टूबर 1795 से नवंबर 1799 तक।
इस कार्यकाल के दौरान डायरेक्टरी मंडल या संचालक मंडल का फ्रांस में शासन था और पूरे फ्रांस में डायरेक्टरी मंडल फ्रांस की कार्यपालिका संभालती थी। इसी डायरेक्टरी मंडल के शासन के दौरान एक व्यक्ति था नेपोलियन, और इस नेपोलियन को भेजा जाता है प्रथम इटली अभियान पर। प्रथम इटली अभियान हुआ था अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 तक। ये 1 साल का प्रथम इटली अभियान हुआ था जो नेपोलियन के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रथम इटली अभियान में नेपोलियन ने सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को हराया था। और जब मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, और जब ऑस्ट्रिया की हार हुई थी तो इटली के राज्यों ने नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के रूप में माना था। और उसके पीछे भी एक कारण था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इसलिए इन क्षेत्रों पर उसका खुद का शासन स्थापित था और इटली वासी ऑस्ट्रिया को एकीकरण में प्रमुख बाधक मानते थे और बाधक के रूप में माना जाता था। तो जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया तो इटली वासियों ने इसे एक मुक्तिदाता के रूप में माना। नेपोलियन ने भी ऑस्ट्रिया को हराने के बाद इटली में एक गणतंत्र की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है सिस अल्पाइन गणतंत्र। और इस स्विस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना होती है 1797 में। इस स्विस अल्पाइन गणतंत्र में कुछ एक राज्य मौजूद थे। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्रांति का तीसरा चरण कब हुआ, इस दौरान किसका शासन था, और नेपोलियन का प्रथम इटली अभियान कब हुआ, क्योंकि ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी है। इसी प्रथम इटली अभियान में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की सेना को हराया था और इटली में नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में माना जाता था। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद नेपोलियन ने एक स्विस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना की थी जिसमें इटली के कुछ राज्य मौजूद थे। जैसे बात करें लोम्बार्डी, वेनेशिया, पोप के राज्य का कुछ क्षेत्र, मध्य इटली के कुछ क्षेत्र, और इन राज्यों को मिलाकर यहाँ पर स्थापना की थी स्विस अल्पाइन गणतंत्र की। जिसमें मुख्य ये राज्य मौजूद थे, लोम्बार्डी था, वेनेशिया था, मध्य एशिया, और इसमें पोप के कुछ क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जब एक गणतंत्र की स्थापना हो जाती है तो इसके अनेक जो विशेषताएं हैं वो भी होगी, अनेक तरह से इसका इटली पे प्रभाव भी पड़ा। गणतंत्र की स्थापना करने के बाद इटली में एक तरह से शासक बन गया था नेपोलियन, और इसके अलावा नेपोलियन ने अन्य छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर पूरी इटली को 3 भागों में विभाजित कर दिया। देखा जाए तो इटली के जो एकीकरण में सहायक तत्व है, इटली के एकीकरण को सहयोग देने वाला नेपोलियन था, क्योंकि नेपोलियन ने अनेक छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक तो की थी गणतंत्र की स्थापना, और इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े राज्य मौजूद थे उन सभी को मिला के केवल 3 भागों में रखा था। गणतंत्र की स्थापना हो गई, एक प्रकार से नेपोलियन इटली का शासक बन गया। तो नेपोलियन ने यहाँ पर सामंतवाद समाप्त किया। इसके अलावा यहाँ पर आंतरिक व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे और इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया, क्योंकि अब तक देखा जाए तो इटली अनेक भागों में विभाजित था, प्रत्यक्ष शासक होते थे और इनका आंतरिक व्यापार में कोई विशेष रुचि नहीं थी। आंतरिक व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगे हुए थे। तो जब इटली ने ये अभियान किया तो यहाँ पर आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे थे उन्हें हटा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
इटली में एक समान कानून भी लागू किए। इटली में एक समान कानून लागू किए तो एक प्रकार से कानूनी रूप से एक एकता स्थापित हुई इटली के निवासियों में। और जब एकता स्थापित हुई तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेरियट, और मेरियट ने ये कहा कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की। और ये कथन अपने को याद भी रखना पड़ेगा। मेरियट के अनुसार नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की। और इसके अलावा जब एक समान कानूनी व्यवस्था लागू हुई, ऑस्ट्रिया को हराया गया, तो इटली वासियों में अपने प्राचीन गौरव की प्राप्ति की जो आकांक्षा थी उसको बल मिला, प्रोत्साहन मिला, और इटली में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी नेपोलियन को माना जाता है। तो ये था इस नेपोलियन का प्रथम इटली अभियान, जिसके अंतर्गत कुछ एक कार्य किए गए। जैसे प्रथम इटली अभियान हुआ था अप्रैल 1796 से 97 तक, और इस प्रथम इटली अभियान में ऑस्ट्रिया को हराया था। और जब ऑस्ट्रिया को हराया तो इटली वासियों ने नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के रूप में माना था। इसके अलावा यहाँ पर इन क्षेत्रों को मिला के एक गणतंत्र की स्थापना की जिसे सिस अल्पाइन गणतंत्र कहा जाता था। और इस सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना होने के बाद इटली में सामंतवाद का विनाश हुआ। आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे थे वो हटा दिए गए और एक समान कानून व्यवस्था भी लागू की गई। इस प्रकार इटली में जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उसका जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। मेरियट के अनुसार नेपोलियन वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की थी। तो ये था फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक छोटा सा भाग जो इटली के एकीकरण में सहायक सिद्ध हुआ। ये कपड़े से इसलिए मिटाता हूं कि थोड़ा बढ़िया साफ हो जाता है। अब फ्रांस में नेपोलियन का पतन हो गया 1815 में, और जब पतन हो गया तो यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता था। तो अपनी बात करते हैं वियना सम्मेलन की। यह भी फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित है। वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1815 में, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, इसलिए बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वियना सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो आपके ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ था तो ऑस्ट्रिया का एक पीएम भी था जिसका नाम था मेटरनिक, और इसी मेटरनिक को इस वियना सम्मेलन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा शत्रु था मेटरनिक। वियना सम्मेलन 1815 ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ और इसका अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया का पीएम मेटरनिक। इस वियना सम्मेलन के आयोजन के अगर प्रमुख कारणों की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 कारण ऐसे थे जो वियना सम्मेलन के आयोजन के पीछे माने जाते हैं। पहले कारण की बात करें तो नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट था तो उसने अनेक देशों को विजयी किए, अनेक देशों को अपने फ्रांस में शामिल किया, और जब इतना कुछ किया तो एक प्रकार से यूरोप के मानचित्र में बदलाव हो गया था। इसी बदलाव को वापस परिवर्तित करने के लिए, या यूँ कहें कि फ्रांस की क्रांति से पहले जो सिस्टम था उसी सिस्टम को लागू करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजित किया, और इसका प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय मानचित्र में बदलाव। क्योंकि नेपोलियन ने अपने काल में अपने राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर दी थी।
और फ्रांस की क्रांति से पहले जिन जिन सीमाओं पर फ्रांस का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार था उन्हें वापस लागू किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरे कारण की बात करें तो माना जाता है पोप की सत्ता की पुनर्स्थापना करना। देखो, पोप का क्षेत्र था मध्य इटली में, और नेपोलियन ने जब यहां पर सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना की तो इस पोप के क्षेत्र के कुछ भागों को इटली में शामिल किया था। और जब इटली में शामिल किया तो पोप के क्षेत्र में भी फेरबदल हुआ। और दूसरी ओर फ्रांस की क्रांति के बाद जब नेपोलियन शासक बना तो उसने भी फ्रांस में पोप के साथ एक समझौता भी किया जिसे कान का डेरटा कहा जाता है। कान का डेरटा धर्म संधि की गई। तो एक प्रकार से जो पोप की स्थिति थी उसमें बदलाव कर दिया गया था। पोप के पास जो सत्ता थी, जो पावर थी, जो शक्ति थी, उसको कम कर दिया गया और पोप की इसी सत्ता की पुनः स्थापना करने के उद्देश्य से इस वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तीसरा कारण माना जाता है राजतंत्र की रक्षा करना, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के द्वारा फ्रांस का जो बूर्बो वंश था उसे समाप्त किया गया था। हालांकि नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस की जो सत्ता थी वो वापस बूर्बो वंश के हाथ में दे दी, लेकिन भविष्य में राजतंत्र के खिलाफ ऐसी कोई शक्तियां कार्य ना करें, इसके लिए आवश्यक था कि इस राजतंत्र की रक्षा की जाए, एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए ताकि राजतंत्र को भविष्य में कोई नुकसान ना हो। और लगभग इन तीन मुख्य कारणों के कारण इस वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ, क्योंकि ये जो मेटरनिक था ये भी राजतंत्र का कट्टर समर्थक था और समर्थक होने के कारण यहाँ पर जो इटली में गणतंत्र की स्थापना की थी उस गणतंत्र का विरोधी भी रहेगा और भविष्य में इटली में किसी गणतंत्र की स्थापना ना हो जाए या ऑस्ट्रिया का जिन जिन क्षेत्रों पर प्रभाव है वो प्रभाव नष्ट ना हो जाए, इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता था। अब इस वियना सम्मेलन का आयोजन हो गया, लेकिन अगर बात करें इटली के संदर्भ में तो इस वियना सम्मेलन के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इटली के लिए वियना सम्मेलन एक कहा जाए तो वियना सम्मेलन के द्वारा इटली के अनेक भाग भी कर दिए गए थे। कैसे कर दिए वो थोड़े देखते हैं। ऑस्ट्रिया का जो समीप क्षेत्र था लोम्बार्डी और वेनेशिया, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रखा गया। इस वियना सम्मेलन के द्वारा इटली में क्या व्यवस्थाएं की गई उसके बारे में अपनी बात कर रहे हैं। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का नियंत्रण दे दिया और इसी ऑस्ट्रिया यहाँ जो वंश था उसे कहा जाता था हेब्सबर्ग वंश। और इस ऑस्ट्रिया के राजकुमार मध्य इटली के क्षेत्रों में नियुक्त किए गए, जैसे परमा है, मेडोना है, टस्कनी है। तो मध्य इटली के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी राज्य थे, मुख्य रूप से तीन राज्य परमा, मेडोना और टस्कनी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार शासन करेंगे और लोम्बार्डी और वेनेशिया पर प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के शासक का अधिकार माना जाएगा। दूसरा एक ये क्षेत्र था पीडमांट। वियना सम्मेलन के द्वारा सार्डिनिया का विलय इस पीडमांट में कर दिया, सेवाई का विलय पीडमांट में कर दिया और इस जेनेवा का विलय भी पीडमांट में कर दिया। और यहाँ पर जो शासक था वो सेवाई वंश का था। और इसके बाद जब भी अपने पीडमांट की बात करेंगे उसके साथ सार्डिनिया शब्द भी यूज करेंगे। तो मुख्य रूप से सार्डिनिया और पीडमांट यहाँ पर सेवाई वंश का शासन स्थापित किया गया और सेवाई और जेनेवा को भी पीडमांट में शामिल कर दिया। और आगे जब अपने पढ़ेंगे मेजिनी के बारे में तो बात करेंगे इस जेनेवा का जब पीडमांट में विलय हुआ तो वहाँ पर लोगों ने इस बात का विरोध भी किया था। लेकिन अपने बात कर रहे हैं 1815 के वियना सम्मेलन के द्वारा।
लोम्बार्डी और वेनेशिया प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के अधिकार में, और मध्य इटली के जो परमा, मेडोना और टस्कनी है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार नियुक्त किए गए। पीडमांट में सार्डिनिया, जेनेवा और सेवाई का विलय कर दिया गया। नीस क्षेत्र में वैसे भी फ्रांस का प्रभाव मौजूद था, लेकिन फ्रांस को और भी अधिक दिया गया। बात करें अगर नेपल्स और सिसिली की, तो यहाँ पर फ्रांस के बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित की गई। दक्षिण इटली के दो प्रमुख राज्य नेपल्स और सिसिली में फ्रांस के बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित की गई, और जो बच गया पोप का क्षेत्र, यहाँ पर पोप को वापिस वही शक्ति और वही सत्ता दे दी गई। और ये परिवर्तन किया गया वियना सम्मेलन 1815 के द्वारा। लोम्बार्डी, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास, पीडमांट के पास सार्डिनिया है, सेवाई है और जेनेवा है, ये सारे के सारे पीडमांट में विलय कर दिए गए। परमा, मेडोना और टस्कनी में अप्रत्यक्ष रूप से या ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनके अधीन यहाँ पर शासक नियुक्त किए गए। नेपल्स और सिसिली में बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित की गई, और पोप का जो क्षेत्र पहले ले लिया था उसे वो क्षेत्र वापस लौटा दिया, और पोप की एक प्रत्यक्ष सत्ता भी स्थापित कर दी गई। ये सारा का सारा जो परिवर्तन किया गया वो वियना सम्मेलन के द्वारा किया गया। वियना सम्मेलन का इटली को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि इटली में जो एकीकरण की लहर उमड़ने वाली थी उस लहर को पहले ही नष्ट कर दिया गया वियना सम्मेलन के द्वारा। अब अपनी बात करते हैं इटली के एकीकरण के बाधक तत्व। क्योंकि कॉलेज लेक्चर एग्जाम के हिसाब से अपने को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। बाधक तत्वों की बात करें तो सबसे पहला जो बाधा बनी थी वो थी ऑस्ट्रिया, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेशिया जो इटली के राज्य थे इन पर ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो ये तो है नहीं भी ऑस्ट्रिया अपने ही विरुद्ध एकीकरण कर ले, तो एकीकरण में एक बाधा बनेगी ऑस्ट्रिया। दूसरा, अगर ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाले अन्य क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र आते हैं परमा है, मेडोना है, टस्कनी है। इन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों की सत्ता थी, राजकुमार शासन करते थे। ये जो परमा राज्य था इसके बारे में थोड़ी अपने अलग ही बात कर लेते हैं। इस पर शासन करती थी एक रानी जिसका नाम था लुइसा। लुइसा ऑस्ट्रिया राजकुमारी थी। और इस रानी लुइसा का विवाह हुआ था नेपोलियन के साथ। तो जब नेपोलियन की मृत्यु हो गई तो विधवा रानी लुइसा के नेतृत्व में परमा की सत्ता स्थापित हुई। मेडोना और टस्कनी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार मौजूद थे। तो इन 5 राज्यों पर जब ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था तो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया का एक प्रधानमंत्री था मेटरनिक, और मेटरनिक भी उदारवाद का विरोधी था। और ये कभी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। इसीलिए एकीकरण के अगर प्रमुख बाधक तत्वों की बात करें तो ऑस्ट्रिया की उपस्थिति इटली को एकीकरण नहीं होने देना चाहती थी।
अगले बाधक तत्वों की बात करें तो वो था पोप का राज्य। और पोप का राज्य मध्य इटली में मौजूद था। पोप का राज्य इटली को दो भागों में बांटता था, उत्तरी इटली को दक्षिणी इटली से अलग कर देता था और बीच में, दोनों के बीच में पोप का राज्य स्थापित था। तो पोप के राज्य के कारण उत्तरी इटली का दक्षिणी इटली के साथ कोई प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं हो पाता था, तो बीच में पोप के राज्य की उपस्थिति भी प्रमुख रूप से बाधा बनी हुई थी। और तीसरी अगर महत्वपूर्ण बात करें तो वो है असमान विचारधारा। उस समय इटली के जो महान व्यक्ति थे, जो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, जैसे मेटरनिक है, कावूर है, गेरिबाल्डी है, जियोबर्टी है, इन सभी के मन में एक बात आ रही थी भी इटली का एकीकरण कैसे होगा। और सबसे बड़ी बाधा यह बनी हुई थी कि इटली का एकीकरण किस प्रकार किया जाए, किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए। और एक प्रकार से ये आपस में एक असमान विचारधारा बन गई, सभी के अलग अलग विचार थे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अपनी बात करेंगे तीन लोगों की। पहला है मेजिनी। मेजिनी चाहता था कि इटली का एकीकरण एक गणतंत्र के द्वारा हो और एकीकरण के बाद इटली में गणतंत्र की स्थापना हो। मेजिनी चाहता था कि इटली में जिस गणतंत्र की स्थापना हो उसे तृतीय रोम कहा जाए, और ये जो तीसरा रोम होगा ये जनता का रोम होगा, क्योंकि इससे पहले इटली में दो रोम मौजूद थे। दो रोमों के द्वारा सत्ता स्थापित हो चुकी थी, पहला सीजर का रोम और दूसरा पोप का रोम। और तीसरा जो रोम होगा वो जनता का रोम होगा, यानी इटली को एकीकरण करके यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की जाए, राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। और मेजिनी के इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक था गेरिबाल्डी। दूसरे अगर व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति था जियोबर्टी। और जियोबर्टी चाहता था कि इटली का एकीकरण पोप के अधीन हो। यह चाहता था कि समस्त इटली के राज्यों का एक संघ बना दिया जाए और इस संघ का जो नेता है, जो नेतृत्व है, वो पोप को दिया जाए, यानी पोप के अधीन इटली के एक राज्यों का एक संघ बना दिया जाए। लेकिन तीसरा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था काउंट डी कावूर। और यह कावूर चाहता था कि इटली का एकीकरण होगा, लेकिन इटली का एकीकरण एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है सार्डिनिया पीडमांट। केवल सार्डिनिया पीडमांट के अधीन ही इटली का एकीकरण हो सकता है। तो इस प्रकार इटली के एकीकरण की ये प्रमुख रूप से तीन विचारधाराएं बन चुकी थी। पहली विचारधारा के अंतर्गत मेजिनी, जिसने गणतंत्र की स्थापना का अपना विचार प्रस्तुत किया था। दूसरा व्यक्ति जियोबर्टी, जो पोप के अधीन राज्यों का एक संघ बनाना चाहता था। और तीसरा व्यक्ति कावूर, जो चाहता था कि राजतंत्र के जो वर्तमान में राजतंत्र चल रहा है वो ज्यों का त्यों बना रहे और सार्डिनिया पीडमांट के अधीन इटली का एकीकरण हो सके। तो ये प्रमुख रूप से तीन असमान विचारधाराएं चल रही थी इटली में। इसके बाद अगर बात करें इटली के सहायक तत्वों की, वो भी इम्पोर्टेंट है। सहायक तत्वों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एक कार्बोनरी संस्था का। पहली बात,
यूरोप में गुप्त संस्थाओं का जन्मदाता इटली को माना जाता है। यूरोप में गुप्त संस्थाओं का जन्मदाता इटली को माना जाता है और कार्बोनरी भी एक गुप्त संस्था थी और इस गुप्त संस्था की स्थापना होती है 1810 में नेपल्स में, यानी दक्षिणी इटली में इसकी स्थापना होती है। दक्षिणी इटली में स्थापना होने के बाद इटली के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका फैलाव हुआ, इसकी शाखाएं खोली गई और इटली के समस्त जितने भी वर्ग थे उन सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल भी थे। और यहाँ तक कि इटली का जो बुर्जुआ वर्ग था, जो अधिकारी वर्ग था, वो भी एक प्रकार से वहाँ उस अधिकारी वर्ग से भी अनेक सदस्य इनके जुड़े हुए थे। तो पूरी इटली में इस कार्बोनरी संस्था की अनेक शाखाएं थी और इस कार्बोनरी संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे। इसका पहला उद्देश्य था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना। और दूसरा इसका उद्देश्य था संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना। क्योंकि इटली का अगर एकीकरण करना है तो विदेशियों को इटली से बाहर निकालना पड़ेगा। और विदेशी ताकतों में बात करें तो प्रमुख रूप से था ऑस्ट्रिया। जब तक ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है। विदेशियों को बाहर निकालने के बाद इटली में एक संवैधानिक व्यवस्था की भी स्थापना की जाए। इस प्रकार ये कार्बोनरी के दो उद्देश्य थे, लेकिन पूरे इटली में फैलाव होने के बावजूद इस कार्बोनरी संस्था को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और इसलिए नहीं मिली, इसके भी दो कारण थे। एक तो इस कार्बोनरी संस्था के जो प्रमुख उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में एकरूपता का अभाव था। और दूसरे कारण की अपनी बात करें तो एक सफल नेतृत्व का भी अभाव था, क्योंकि ये एक गुप्त संस्था थी और गुप्त तरीके से अपने कार्य करती थी। तो प्रत्यक्ष रूप से कोई एक सफल नेतृत्व इसको नहीं मिल पाया, जिस कारण ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस कार्बोनरी संस्था का खुद का एक ध्वज भी था और इस ध्वज में 3 रंग थे, लाल, नीला और काला। ये थी इस कार्बोनरी संस्था के बारे में प्रमुख बातें। स्थापना इसकी होती है 1810 में, नेपल्स में इसकी स्थापना हुई। समस्त इटली में इसकी शाखाएं थी और समस्त इटली के जितने भी प्रमुख वर्ग थे उन प्रमुख वर्गों से लोग इसके सदस्य थे। कार्बोनरी संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और इटली में एक संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना। लेकिन अपने उद्देश्यों में ये सफल नहीं हो पाती है। इसके भी दो कारण थे। एक तो ये अपने उद्देश्यों में एकरूपता में अभाव था और दूसरा इसको सफल नेतृत्व नहीं मिल पाया था। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य थे जिस वजह से इस कार्बोनरी संस्था को कोई विशेष सहायता नहीं मिली। दूसरे प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो नाम आता है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास की बात करें तो 19वीं सदी तक इटली में आर्थिक दृष्टि से कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था जितना विकास यूरोप के अन्य राष्ट्रों में हुआ, क्योंकि यहाँ की जो 80% आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी और यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं थी। केवल इटली के आधे भूभाग पर ही अच्छी तरह से कृषि हो सकती थी। उद्योगों का और
छोटे बड़े कारखानों का अभाव था, केवल दस्तकारी कार्यों तक ही यहाँ पर सीमित था औद्योगिक विकास। और क्योंकि इटली अनेक भागों में विभाजित था तो व्यापार वाणिज्य को इतना प्रोत्साहन नहीं मिला, जिस वजह से इटली का आर्थिक विकास रुक चुका था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत आया, इटली में अनेक विचारक हुए जिन्होंने इटली के शासकों का ध्यान आर्थिक विकास की ओर केंद्रित भी किया। और इसी को ध्यान में रखकर सार्डिनिया और टस्कनी दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले आर्थिक विकास के महत्व को समझा। और इसके बाद इटली में शुरू होती है रेलवे लाइनें। रेलवे का विकास जैसे जैसे शुरू हुआ वैसे वैसे इटली में भी उद्योग स्थापित होने लगे। और 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी इस काल की अगर अपनी बात करें तो इटली में आर्थिक विकास शुरू हो चुका था। रेलवे का विकास शुरू हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ और अनेक कारखानों की भी स्थापना हुई। तो एक प्रकार से आर्थिक विकास से भी इटली के एकीकरण को सहयोग मिला। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और जल्द ही ये जो कोर्स है ये आपको ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इस कोर्स का नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगा। धन्यवाद।